जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम आपके सामने फिर आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रीज़। ये हम 8 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का। क्लियर है? और आपको नहीं पता है तो हम और भी आपको बता देते हैं कि हमने लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। तो जाके आप उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो। यार सर इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी लोगों को शेयर कीजिए। क्लियर है? आज हम लोग देखेंगे आपके नए चैप्टर 8 स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 8 में इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ मतलब क्या सर? देखिए इंडस्ट्रीज जो होती है ना, ये हमारे कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के अंदर। सर डेवलपमेंट के अंदर कैसे रोल प्ले करती है? सर जैसे डेवलपमेंट के अंदर कैसे, अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है, जैसे मैं मान लो कि एक इंडस्ट्री सेटअप हो गई, अब इस इंडस्ट्रीज़ के सेटअप करने के लिए, ये इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, मुझे बताइए क्या क्या चाहिए रहेगा। सबसे पहले लेबर चाहिए रहेगा, आपको लेबर चाहिए रहेगा। जब लेबर रहेगा तो उसको इनकम मिलेगी, तो इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। देखिए मैं अभी बहुत सिंपल तरीके से जा रहा हूँ। देखिए लेबर है, आप इंडस्ट्री खोल रहे हो, कोई भी फैक्ट्री खोल रहे हो, फैक्ट्री के लिए आपको लेबर चाहिए। क्लियर है? एक लेबर चाहिए। देखिए एक अनस्किल्ड लेबर होते हैं, एक अनस्किल्ड लेबर और एक स्किल्ड लेबर। क्लियर है? एक अनस्किल्ड लेबर, एक स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर को इनकम मिलेगी, वेजेस मिलते हैं उसको। जब उसको वेजेस मिलेंगे तो उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो उसका अपने देश का क्या बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया था कल उस दिन कि हमारा क्या बढ़ेगा? HDI बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? जब लोग काम करेंगे तो उनका इनकम बढ़ता है, जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो वो एक्सपेंडिचर करेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, खर्चा करके वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदेंगे और खर्चे करेंगे तो हमारा HDI बनेगा। आफ्टर ऑल हमारा GDP बढ़ेगा। ऐसी स्किल्ड लेबर जब आप करोगे कि नहीं करोगे? जब स्किल्ड लेबर आप उसको भी हायर करोगे तो इनकम बढ़ेगा, वैसे ही सेम पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, GDP स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, HDI बढ़ेगा। आफ्टर ऑल पूरी देश तरक्की करेगी। क्लियर है? यही देश तरक्की जब करती है तो ये इसका मेन कारण क्या होता है? इंडस्ट्रीज़। सर इस तरह से तो होता ही है, प्लस और एक और रास्ता बताता हूँ किस तरीके से और कोई देश डेवलपमेंट की तरफ भागता है। जैसे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट को। क्लियर है? जब टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट के पास तो इसी टैक्स से हमारा क्या होगा? वेलफेयर होगा। क्या होगा? वेलफेयर होगा। इसी से हॉस्पिटल्स बनेंगे हमारे यहाँ। क्लियर है? इसी से हॉस्पिटल्स बनेंगे, इसी टैक्स से हमारे यहाँ फिर जैसे कि रेलवेज़ बनेंगे, डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनियाँ से। और गवर्नमेंट कंपनी चलती कैसे? गवर्नमेंट कंपनी का देखिए मेन मोटिव होता है लोगों की वेलफेयर करना। क्या करना? सोशल वेलफेयर करना, उनके समाज सेवा करना। लेकिन हमारा जो टैक्स भरा जाता है उससे समाज सेवा तो होता है। आप जैसे देख लीजिए, अब यहाँ से हम मुंबई में रहते हैं तो हम दीवा में रहते हैं, दीवा से अगर आपको CST जाना है तो 15 रुपया भाड़ा रहता है। कितना? ट्रेन से अगर जाना है तो सिर्फ 15 रुपया भाड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया। यहाँ तो आप बस नॉर्मल 2-3 किलोमीटर रिक्शा चले जाओ तो ही 15 रुपये से ज़्यादा लग जाते हैं, 15-20 रुपये लग जाते हैं। क्लियर है? तो इतनी बड़ी डिस्टेंस को गवर्नमेंट सिर्फ 15 रुपये में मतलब एकदम कंप्लीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोशल वेलफेयर कर रही है, ताकि लोगों को कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा दूर ट्रैवल करा दिया जा सके। समझ में आ गया? इसी तरीके से जब एक इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वो अपने साथ एक ही चीज़ लेके आती है कि मेरे को कमाना है। वो अपने साथ कमाना तो लेके आती है, उसको तो कमाना है ही, प्रॉफिट तो उसको अर्न करना ही है। उसके साथ साथ उसको क्या करना है? उसके साथ साथ उसको क्या करना है? वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा तो उसके साथ क्या होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उससे GDP में उनका क्या होगा? GDP में एक बड़ा सा हाथ होगा। प्लस वो टैक्स भरेंगे, टैक्स से क्या होगा? वही टैक्स के पैसे से जो गरीब लोग हैं उनके लिए सोशल वेलफेयर किया जाएगा। अब एक बात बताओ, जो अंबानी है, अंबानी क्या करेगा? अंबानी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगा रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री के सेटअप कर सके। टाटा स्टील्स, आयरन स्टील्स, टाटा सॉल्ट,
क्लियर है। टाटा की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अब ये सब क्या है, ये सब जब सेटअप होती हैं तो गवर्नमेंट को क्या देती है, बड़ी बड़ी बहुत बल्कि अमाउंट में क्या देती है, टैक्सेस देती हैं। यही टैक्सेस किसके लिए यूज़ करता है, क्या टाटा कभी, अच्छा कभी अंबानी लोग ने ये बोला है क्या कि हम इतना टैक्स देते हैं, आप हमारे लिए क्यों नहीं यूज़ करते हो उसे, क्यों गरीबों के लिए यूज़ करते हो, क्यों सोशल वेलफेयर करते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जो अमीर है उससे ज़्यादा टैक्स लेना है और जो गरीब है उससे ना के बराबर टैक्स लेना है, ना ही कुछ टैक्स लेना है। क्लियर है। और याद रखिएगा, हर आदमी टैक्स भरता है, हर आदमी टैक्स भरता है। जो आप 1 रुपये की माचिस भी करते हो ना, मैच बॉक्स, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ % का GST तो लगा ही रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो वो डायरेक्टली आप नहीं भरे हो तो एक इनडायरेक्टली आप टैक्स भर ही दे रहे हो। क्लियर है। तो किसी भी देश को, अब एक बात बताइए, कोई भी देश एग्रीकल्चर में आगे बढ़ पाएगा क्या? खेती बाड़ी में आगे बढ़ पाएगा? सर बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। एक बात बताइए, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, मैं किसान हूँ, मेरे पास खेती है, मैं खेती कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक दिन एक कंपनी आई मेरे पास और मैं आलू उगाता हूँ। क्या उगाता हूँ? आलू। अब वो आलू वाली कंपनी मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुम्हारा सारा आलू खरीदना है, बताओ क्या रेट है। तो अगर मेरे पास 100 किलो आलू होंगे, 100 किलो आलू होंगे, तो मैं बोलूँगा एक आलू 20 रुपये किलो। क्लियर है, एक आलू 20 रुपये किलो। कंपनी बोली कि ठीक है, 20 रुपये किलो है, मुझे 1000 किलो दे दो। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक आलू अगर 20 रुपये किलो तो 1000 आलू, ठीक है, 1000 आलू उसने मेरे को बोल दिया कि ये मुझे दे दो। अब मैं बोलूँगा ठीक है, मैं तो तुम्हें दे दूँगा। अब वो कंपनी क्या करेगी, वो आलू अपने यहाँ से लेके जाएगी, वो आलू अपने यहाँ से लेके जाएगी, कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ में लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? इंडस्ट्रीज़ में लेके जाएगी। उसे पहले धोएगी, पानी से धोएगी, धोने के बाद उसे साफ़ करेगी, साफ़ करने के बाद उसको कट करेगी और कट करने के बाद उसको क्या बनाएगी? लेस, फिर चिप्स, ये सब बनाइए। यही सारी कंपनी बनाइए। अब देखो, मेरे से उसने लिया 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो में, देखो 20 रुपये किलो में कितना आलू चढ़ेगा? 7-8 आलू तो चढ़ ही जाएगा। अब देखो बड़े बड़े आलू चढ़ेंगे। अब 20 रुपये किलो में उसने मेरे से ले लिया और वो लेके जाके घर पे उसको धोया और धो के उसका क्या बना दिया? लेस और चिप्स बना दिया। अब मुझे बताओ, और उसको एक पैकेट में पैक कर दिया और पैकेट में पैक करने के बाद उसको एक पैकेट बेचा उसने, एक पैकेट जो था उसको बेचा उसने 5 रुपये में। कितने बेचा? 5 रुपये में। अब आप मुझे बताइए कि एक पैकेट उसने 5 रुपये में बेचा, उसमें उसने कितना लेस डाला होगा, कितना आलू के चिप्स के, मतलब कितना आलू कट करके डाला होगा? सर मुश्किल से एक भी नहीं डाला होगा, क्योंकि जब उसको हम लोग एक आलू जब हम उसको स्क्रैच करते हैं, जब उसको हम लोग रगड़ते हैं, तो उसमें से कितने पतले पतले लेयर्स निकलते हैं उसके अंदर से, बहुत सारे। क्लियर है। ऐसे आपको लगेगा कि जो आलू का डब्बा है वो एकदम पूरा भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो क्या हुआ रहता है? एकदम खाली रहता है अंदर से, पूरा ऊपर से हवा रहता है, अंदर से पूरा हवा हुआ भरा हुआ रहता है। अब देखो उसने मेरे, अब आप मुझे बताइए, वो मेरे 20 रुपये किलो आलू से कितना सारी चिप्स बनाएगा, कितना बना सकता है? सर वो तो 100-200 रुपये से भी ज़्यादा कमाएगा आपके आलू से, 1 किलो आलू से सिर्फ। उसको स्क्रैच करेगा, स्क्रैच करके उसको बेचेगा। तो देखिए कहाँ आपने 1 किलो आलू पे, 1 kg आलू पे कितना कमाया? 20 रुपया। ये एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। और वहीं इंडस्ट्रीज वाले ने क्या किया, आपके 1 किलो आलू से कितना कमा लिया? 100 रुपया। समझ रहे हो? समझ में आया? इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं, देखिए आप एग्रीकल्चर, आप एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एग्रीकल्चर मतलब आपने अपने घर पे गाय भैंस पाल लिया है, ठीक है, आपने अपने घर पे गाय भैंस पाल लिया। जब गाय भैंस पाल लिया आपने, गाय भैंस जब आपने पाल लिया, तो पालने के लिए, ध्यान देना, पालने के लिए आपने तो बस खुद ही काम किया, उसके अंदर खुद ही काम किया, सारे भैंस लोगों को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, पूरा दिन भर काम किया उसको खिलाने के लिए। एक दिन कोई आता है और आपको बोलता है कि मुझे ये दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध चाहिए। अब जब दूध चाहिए तो आपने बोला ठीक है 40 रुपये लीटर। हमारे गांव में आज भी गाय का भैंस या गाय का दूध या भैंस का दूध 40 रुपये लीटर बिकता है, इतना सस्ता, जबकि मुंबई में 60-80 रुपये लीटर बिकते हैं। तो हमारे गांव में जो दूध था वो 1 लीटर 40 रुपये लीटर था। क्लियर है? 40 रुपये लीटर था। अब जब 40 रुपये लीटर था तो एक कंपनी वाला आता है मेरे पास और वो बोलता है तुम्हारे पास जितने दूध है मेरे को दे दो। तो मान लो कि मेरे पास कितने थे, मान लो कि मेरे पास थे 1 ही लीटर दूध था, मान लो। वैसे 1 लीटर किसी का होता नहीं है, लेकिन 1 ही लीटर था बस मेरे पास। अब 1 लीटर दूध मैंने उसको दे दिया, वो उसको उठा के लेके गया कहाँ पे? इंडस्ट्री में लेके गया। इंडस्ट्री में लेके जाके उसने कुछ नहीं किया, उसने उसमें कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया, जस्ट उसके अंदर, उसी दूध के अंदर क्या डाल दिया? थोड़ा सा दही डाल दिया, और थोड़ा सा क्या डाल दिया? दही। अब वो जो 40 रुपये का दूध था उसका, अब जो उसका वो 40 रुपये का क्या था? मिल्क। अब दही कितने बेचेगा वो? 80 रुपये।
80 रुपये में बेचेगा कि नहीं दही, क्या बोलते हैं इसको, योगर्ट, क्या बेचेगा वो, 80 रुपये में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, है कि नहीं। और अगर वो इंडस्ट्री वाला थोड़ा सा और देर छाना रहता तो वो दही ना बनाते हुए वो क्या बनाता इसका, सीधा पनीर बनाता। क्या बनाता, सीधा पनीर। और पनीर पता है आपको कितना रुपये किलो बिकता है, 300 350 रुपये किलो। मतलब आप समझ जाओ कि आपसे सिर्फ रॉ मटेरियल लिया, सिर्फ मिल्क लिया और क्या बना डाला, पनीर। समझ में आया। और फिर यह ध्यान देना, जब वो इंडस्ट्री में लेके जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, उनको वो एम्प्लॉयमेंट भी देगा कि नहीं देगा। जब एम्प्लॉयमेंट देगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करेगा कि नहीं करेगा हमारा। और जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके घर पे खाना आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। समझ में आ गया। तो उसको एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जब भी हमारे यहाँ कोई भी कंपनी बाहर से आती है, हमारे यहाँ से आती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप करती है, तो वो क्या लेके आती है अपने साथ, एम्प्लॉयमेंट लेके आती है, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो बेरोज़गार न रहें। इनडायरेक्टली उनको भी क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया इंडस्ट्रीज़ कैसे हमारे देश में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं। अब मुझे एक इंडस्ट्री सेटअप करना है, मुझे बताइए, मुझे एक इंडस्ट्री सेटअप करना है। मुझे एक इंडस्ट्री से डेयरी फार्मिंग, मुझे एक डेयरी इंडस्ट्री सेटअप करना है। कौन सी, डेयरी इंडस्ट्री सेटअप करना है, ठीक है। अब मुझे डेयरी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी बताइए। पहला तो मुझे मिल्क लगेगा, फिर मुझे लेबर लगेंगे, क्लियर, फिर मुझे लैंड लगेगा, क्लियर है, मुझे फिर थोड़ा सा वाटर लगेगा, क्लियर है, ये सारी चीज़ें मुझे लगेगी, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ये मैं आपको एक मैप बनाता हूँ, ठीक है। अब ये इंडिया है। इंडिया में मान लो कि मेरे को दूध मिला महाराष्ट्र में, मेरे को दूध कहाँ मिल गया, महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन मेरे पास ज़मीन है यूपी में, मेरे पास ज़मीन कहाँ पर है, यूपी में। अब मेरे को यहाँ से दूध लेके जाना है यहाँ पे, तो मुझे गाड़ियाँ लगेगी कि नहीं लगेगी, ट्रांसपोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट। अब मुझे बताओ, क्या मेरी समझदारी, दूध मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मेरी समझदारी ये है कि मैं अपना इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करूँ या इंडस्ट्री यहीं पे सेटअप करूँ, बताइएगा। मेरी समझदारी कहाँ पर है, इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करने में कि यहाँ पे सेटअप करने में। सर ऑफकोर्स यहाँ पे सेटअप करने में, यहाँ पे क्यों नहीं सर? सर इसलिए क्योंकि दूध जो होता है वो ख़राब हो सकता है। समझ में आ रहा है, दूध जो होता है वो ख़राब हो सकता है। आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे, आपको तकरीबन 1 से 2 दिन जाएंगे बाय ट्रक या बाय लॉरी, जिससे भी आप जाना है, तो आपको 2 से 3 दिन जाएंगे, 1 से 2 दिन जाएंगे, जो भी जाएंगे। इतने में तो सर वो दूध सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो आपके यहाँ तो पूरा लॉस ही लॉस हो गया। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर एसी भी लगवानी पड़ेगी आपको कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया। फ्रीज़ करना पड़ेगा, पूरा एकदम फ्रीज़र पे रखना पड़ेगा, उसका अलग कॉस्ट आएगा, सर। तो आप क्या मतलब आपको क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप ले रहे हो 40 का, यहाँ पे आप बेचोगे 120 200 का, तो कौन खरीदेगा उसको? इतना महंगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, ये सब जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, देखो जैसे मिल्क हो गया, कोई भी एग्रो चीज़ होती है ना, जो एग्रीकल्चर में जो पैदा होती है, उसको बोलते हैं एग्रो प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एग्रो प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती है? पेरिशेबल होती है। क्या होती है? पेरिशेबल। अब एग्जांपल समझ जाओ। अब देखो, अब एग्जांपल समझ जाओ कि मेरे को उगाना है, जैसे कि मुझे मुझे शुगर बनाना है, ठीक है। तो मेरी समझदारी क्या होगी कि मैं, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? शुगर बाउल, ठीक है। इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब इसे चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? एक मिनट जरा रिकॉर्डिंग देख ले, रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। अब शुगर कैन को यूपी को शुगर का कटोरा क्यों कहा जाता है? सर शुगर का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शुगर कैन बहुत ज़्यादा होता है सर। लेकिन हाँ सर, तो मुझे शुगर बनाना है, इसका मतलब मुझे शुगर कैन तो चाहिए ही चाहिए। बताओ, मैं यूपी में सेटअप करूँगा कि यहाँ पे सेटअप करूँगा? सर ऑफकोर्स यूपी में आप सेटअप करोगे। क्यों सर? क्योंकि आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जा रहा है ना, शुगर केन, कच्चा धातु हमें जहाँ मिलेगा, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, वहीं पे हम करेंगे। तो शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? शुगर केन। तो मुझे शुगर केन यहाँ मिल जा रहा है, तो मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप करूँगा? यहाँ पे सेटअप करूँगा। सर अगर आप यहाँ पे सेटअप करते हो तो क्या होगा? सर पहली बात, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो मुझे ही बेयर करना पड़ेगा, मुझे ही देना पड़ेगा। प्लस यहाँ से लेके आने में, यहाँ से यहाँ पे यूपी से महाराष्ट्र लेके आने में क्या हो जाएगा मेरा?
सर जितनी सारी चीज़ें होगी मेरे पास, जो शुगर कैन होगा जो मेरा लोड होके आ रहा है, वो शुगर कैन सूख जाएगा, क्योंकि शुगर कैन के अंदर बहुत सारा पानी होता है। वो क्या होगा, जैसे ही धूप पड़ेगी उसे वो इवोपराइज हो जाएगा। समझ में आ गया, वेपर में बदल के उड़ जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, नमी नॉर्मल चीज़ मेरे पास आएगी, उससे मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसके लिए जो भी एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिए, कोई भी कंपनी, एग्रो प्रोडक्ट्स हो या ना हो, लेकिन एग्रो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो पेरिशेबल गुड्स जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, उसके लिए हमें बाजू में ही इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है। और इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम कोई भी हम अपने पास कंपनी सेटअप करें या इंडस्ट्री सेटअप करें, इसको सेटअप करने के लिए हमें सारी चीज़ें जहाँ पे आसानी से मिल जाती है, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगा, लैंड मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग बन के आगे मार्केट तक लेके जाना है ना, तो उसके लिए हमारे लिए मार्केट तक कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जहाँ हमें मिलेगी, हम वहीं पर अपने इंडस्ट्री क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। जैसे सर 3 चीज़ होती है, एक होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एक होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, और एक होता है टर्शरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है ना, वो डील करता है नेचुरल रिसोर्सेज से। किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो होता है ना, वो डील करता है मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है, और टर्शरी ऑक्यूपेशन जो होता है ना, वो डील करता है सर्विसेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस ही देता है ना हमें। अब देखिए, प्राइमरी ऑक्यूपेशन नेचुरल रिसोर्स कैसे करता है, जैसे कि मेरी एक कंपनी थी, मतलब मैं एक फार्मर हूँ, और एक फार्मर ने टोमेटो उगाया। क्या किया? टोमेटो उगाया, अपने यहाँ पे टमाटर उगाया। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन नेचुरली उगता है कि नहीं? टमाटर हम उगाते हैं क्या? नहीं, वो नेचुरली उगता है, तो टमाटर आ जाएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। अब ये टमाटर को मुझे मतलब मैं जो कंपनी वाला हूँ, मुझे बनाना है टमाटो केचप। अब टमाटो केचप कैसे बनाऊंगा? इस टमाटर को मैं कहाँ लेके जाऊँगा? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें ही आती है आपकी इंडस्ट्रीज़। क्या आती है आपकी? इंडस्ट्रीज़। क्लियर है? तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी ऑक्यूपेशन सर्विसेज। अब सर मैंने जो टमाटो केचप था मैंने बना दिया, मैं इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर कर दिया। अब मैं कहाँ लेके जाऊँगा उसको? टर्शरी। अब टर्शरी क्या है सर? सर्विस। मतलब अब मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दूंगा लोगों के पास, मार्केट में भेज दूंगा ताकि लोग इसे कंज्यूम कर सके। क्लियर है? तो पहला नेचुरल रिसोर्स टमाटर मैंने उगाया, टमाटर को लेके गया कहाँ पे? टमाटो केचप बनाया, और टमाटो केचप से मैंने क्या कर दिया? उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रीज। मतलब कौन से ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में। क्लियर है? समझ में आ गया इंडस्ट्रीज क्या काम आती है, हमारे देश के लिए कितना काम आती है? समझ में आ गया इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ क्या क्या लेके आती है? एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें लेके आती है, जिससे हमारे इंडिया का जीडीपी बढ़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया। अब हमारे पास सर 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। एक होती है स्मॉल इंडस्ट्री, एक होता है मीडियम इंडस्ट्री, और एक होता है हैवी इंडस्ट्री। सर स्मॉल इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्री, मीडियम मतलब मीडियम इंडस्ट्री, हैवी मतलब बड़ी इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में सर कौन आते हैं? सर स्मॉल इंडस्ट्री में नॉर्मल पॉटरी वाले आते हैं। पॉटरी, जो लोग वो पॉटरी बनाते हैं ना, मटका वटका बनाते हैं, और इसमें ये भी आ सकते हैं, क्या बोलते हैं, बेकरी वाले। कौन आते हैं? बेकरी वाले आते हैं। ये सब नॉर्मल इंडस्ट्री है, नॉर्मल एक दुकान खोल लेते हैं, तो इसको स्मॉल इंडस्ट्री बोलते हैं। मीडियम इंडस्ट्री में कौन आते हैं सर? सर फूड प्रोसेसिंग वाले आते हैं। फूड प्रोसेसिंग मतलब सर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने टोमेटो बनाया, टोमेटो उगा के मैंने उसको क्या बनाया? टोमेटो केचप इंडस्ट्री में भेज दिया, और टोमेटो केचप कहाँ चला गया? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसी तरीके से मैंने फूड ही उगाया था ना। क्लियर है? समझ में आ गया। इसमें फ्रूट प्रोसेसिंग भी आता है। फ्रूट प्रोसेसिंग, जैसे मैंने यहाँ से क्या उगाया? टमाटर उगाया, इसने क्या बना दिया? टोमेटो का जैम बना दिया। जैम बना के क्या कर दिया? पूरे यहाँ पे भेज दिया। पाइनएप्पल, टोमेटो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके इसने क्या बना दिया? जैम। अब देखिए जैम के ऊपर बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, तो वो सारी चीज़ों से करके इसने क्या बना दिया? मीडियम इंडस्ट्री बना दिया। प्रोसेस किया, इंडस्ट्री भेजा। इसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्लियर है? इसमें आप जैगरी भी बना सकते हो, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें आप जैगरी बना सकते, जैगरी मतलब गुड़, ये सारी इसमें आ गई। हैवी इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सर आयरन एंड स्टील का नाम सुनते ही क्या नाम आता है? पहले टाटा कंपनी। क्या आता है?
टाटा कंपनी आयरन एंड स्टील्स के अंदर बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्लियर है, किसी भी देश की नींव समझ जाइए, इंडस्ट्रीज़ में अगर बोला जाता है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का ही नाम आता है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट होगा, हाईवे बनेगा, रोड बनेगा, कोई भी सारी चीज़ें बनेगी, बिल्डिंगें बनेगी, तो उसके अंदर सबसे पहले आयरन एंड स्टील्स पड़ते हैं, जैसे कि रॉड पड़ते हैं। रॉड रहेगा तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी, नहीं तो सीमेंट उमेंट पे थोड़ी खड़ी होगी। क्लियर है, रॉड रहते हैं, उसके ऊपर बेस बनता है, तभी तो बिल्डिंग खड़ी होती है। क्लियर है, तो हमारे पास 3 टाइप की इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ को 3 टाइप में क्लासीफाइड किया गया है, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा पॉटरी, बेकरी, ये सब जो बनाते हैं। दूसरे में आएगा फूड प्रोसेसिंग, ये सब नॉर्मल खाने पीने का सामान। और तीसरे में आएगा हैवी इंडस्ट्रीज़। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। क्लियर है, ये सब की इंडस्ट्रीज़। क्लियर है, और मैंने आपको बता ही दिया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करके और उसको प्रोसेस करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे शुगर केन से शुगर, टोमेटो से टोमेटो केचप, मिल्क से कर्ड या तो योगर्ट, और या तो मिल्क से पनीर बना देते हैं। समझ में आ गया, तो ऐसी कंट्रीज़ को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। क्लियर है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। क्लियर है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हम इसको सेकंड पार्ट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है हमारा राज अकेडमी देवा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।